तो इसमें क्या है कि अफ्रीका की तरह हमारे देश में नहीं था कि हाँ हमारे देश में भी वोटिंग करानी है, गिनती होनी चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ क्या स्ट्रगल हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से करानी है, ठीक है। बट इंडिया में क्या था, इंडिया में जब हम स्ट्रगल कर रहे थे किसके साथ, इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, तभी हमने देख लिया था क्या क्या चीज़ें हमें चेंजेस करना है, किस तरह गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, ठीक है। आवर नेशन मूवमेंट वॉज नॉट मेरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेनर रूल। सिर्फ भारत देश का जो हमारे यहाँ पे फॉरेन रूल हो रहा था, विदेशों से लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे, सिर्फ उसी के खिलाफ हमारा जो है काम नहीं चल रहा था, वहीं पे हम काम नहीं कर रहे थे। इट वॉज ऑल्सो द स्ट्रगल ऑफ rejuvenate our country and to transform our society and politics. They are the sharp difference of the opinion within the freedom struggle about the path about should take after independence. तो एक डिफरेंस था, अलग थलग चीज़ें पाई जा रही थी, विचारधारा अलग थे, अलग अलग विचारकों के लोग थे, जो फ्रीडम स्ट्रगलर थे उनके बीच में भी था। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी पसंद नहीं थे, गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस पसंद नहीं थे। ऐसा नहीं कि उनमें से कोई एक ऐसा था जो चाहता नहीं था भारत आज़ाद हो, दोनों चाहते थे आज़ाद हो, पर सुभाष चंद्र बोस को एग्रेशन पसंद था और गांधी जी को शांतिपूर्ण तरीके से पसंद था, ठीक है। वो डिफरेंस इन ओपिनियन था, ठीक है, अपने लीडर्स के बीच में भी हुआ, ठीक है। कांग्रेस के दो धड़ बन गए थे, अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट। जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, जो कि बाद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाया उसने, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ धर्म के आधार पर, तो डिफरेंसेस के वजह से डिफरेंट विचारधारा भी थी। इट वॉज ऑल्सो स्ट्रगल टू rejuvenate our country and to transform our society and politics. हमारे देश को पुनः निर्माण करने की ज़रूरत थी और साथ ही साथ जो है हमारे राजनीतिक विचारधाराओं को बदलने की ज़रूरत थी। देयर वाज शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पैथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल में, जिसके वजह से फ्रीडम स्ट्रगल में जो अलग अलग ओपिनियन थे उसी कारण से जो दो देश बने हैं। गायत्री देवी सामने देखी, ठीक है, दो देश बने आपका इंडिया और पाकिस्तान करके, दो अलग अलग देश बने, ठीक है। सच अ डिफरेंस एग्जिस्ट इवन टुडे। ऐसे डिफरेंसेस आज, ऐसे विचारधाराओं के जो चेंजेस हैं, परिवर्तन हैं, आज भी पाए जाते हैं, ठीक है। येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। कुछ जो बेसिक आइडिया हैं, कुछ मामूली आइडिए हैं जो कि लोगों के द्वारा आज भी माना जा रहा है, आज भी विश्वास किया जा रहा है। सच डिफरेंस एग्जिस्टेंस इवन टुडे। ऐसा डिफरेंसेस आज भी होती हैं और उसमें कुछ ऐसी बेसिक विचारधारा है जिसमें सब लोग एक साथ आते हैं। जैसे क्या है कि हम अलग अलग धर्म को लेके ओपिनियन रख सकते हैं, अलग अलग ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं चाहेगा उसका देश डेवलप करे या उसका वो डेवलप करे, ठीक है। तो कुछ बेसिक विचारधारा सबकी सेम रहती है। एज़ फार बैक एज 1928, अगर हम पहले की बात करें 1928 की, नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। मोतीलाल नेहरू आज़ादी के पहले और 8 और लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया था भारत के लिए, आज़ाद होने वाले भारत के लिए। 1941 में द रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ड ऑन हाउ इंडिपेंडेंस इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। क्या है, तो कराची में सेशन हुआ, उस समय हमारा भारत विभाजन नहीं हुआ था, तो कराची में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वहीं पे ये घोषणा की गई कि भारत स्वतंत्र होने के बाद किस तरह का संविधान बनाएगा, ठीक है। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वेयर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दोनों जो डॉक्यूमेंट्स थे, दोनों में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जिक्र था, मीन्स सभी को बराबर सामान्य वोटिंग करने का अधिकार देने का जिक्र था। राइट ऑफ टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वलिटी, बराबरी का अधिकार, एंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, और जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षित करने का अधिकार दिया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और वो जब स्वतंत्र होगा भारत उस पर लागू होगा। द सम बेसिक वैल्यू वेयर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स। तो ऐसे वैल्यूज़ जो हैं वो सबके द्वारा माने जाते हैं, ठीक है। कोई लीडर ये नहीं चाहता कि हाँ इनइक्वालिटी हो, कोई भी लीडर ये नहीं चाहता कि हाँ किसी व्यक्ति को इस बेसिस पे, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, अलग थलग किया जाए, ठीक है। द familiarity with the political institutions of colonial rule also helped to develop an agreement over the institutional designs. The British rule had voting rights only at a few. On this basis,
The British has introduced very weak legislature. Elections were held in 1937 to the provincial legislature, and ministries are all over British India. There were not fully democratic government, but experience gained by the Indians in the working of legislative institution proved to be very useful for the country in the setting up its own institution and working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedure for the colonial law like the Government Act 1935. क्या है, कई इंस्टीट्यूशंस अलग अलग काम कर रही थी, आपको डिफरेंसेस देखने को मिले हैं इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ठीक है। मम्मी मम्मी फोन ले जाओ, फोन आ रहा है। जागो जागो मोहन प्यारो जागो। चलो, तो यहाँ पे जो है कॉलोनियल रूल में हमने अलग अलग तरह के स्ट्रगल्स देखे थे। जलियांवाला बाग भी देखा, जहाँ पे लाल फीताशाही, अफसरशाहियों ने गोलियाँ चलवा दी, ठीक है। हमने क्या कहते हैं अलग अलग सेपरेशंस देखे, जहाँ लाठी मार मार के लोगों को मार दिया गया। इसीलिए हमने फेडरल सिस्टम को चुना, ठीक है। हमारे संविधान में किस तरह का सिस्टम था? फेडरल सिस्टम मीन्स कि गवर्नमेंट के अलग अलग, गवर्नमेंट की जो पावर है एक जगह सीमित नहीं की गई, अलग अलग टुकड़ों में बांट दी गई। ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, ये आपका लेजिस्लेचर है, आपका एग्जीक्यूटिव है, आपका दूसरा है, ठीक है। डिफरेंसेस रखे गए, अलग अलग बनाए गए, और उसका बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था क्योंकि हम वो चाहते थे जिस तरह की स्ट्रगल, जिस तरह की प्रॉब्लम्स उनने बिफोर इंडिपेंडेंस देखी हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं देखना चाहते थे, ठीक है। वो हम इस तरह के स्ट्रगल्स नहीं देखना चाहते थे, क्लियर। ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिलिब्रेशन ऑन फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट। बहुत सालों तक सोचने और विचार करने से और कई साल लोगों के बीच में डिस्कस करने से एक अलग फ़ायदा है। और लीडर गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़। और हमारे लीडर्स थे, नेता थे, इतने साल से स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो अलग अलग देशों से बहुत कुछ सीख रहे थे और अलग अलग देशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे जहाँ पे फ्रीडम हो रहा है, रेवोल्यूशन आ रहा है, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, और भी जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, वो फ्री कैसे हुए, फ्रीडम स्ट्रगल वो कैसे किए, कैसे क्या कर रहे थे, वो सब कुछ समझने को, पढ़ने को मिल रहा था किनको? हमारे देश के नेताओं को। बट ऑन आवर ओन टर्म्स, लेकिन हम अपने तौर पे ही उसको कुछ कर सकते हैं। हम ये नहीं, हम नेल्सन मंडेला को नहीं बुला सकते प्लीज़ कम सर, प्लीज़ विजिट इंडिया एंड मेक अस फ्री, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्लियर। वो आएंगे नहीं, कहेंगे भाई साहब ओके अब मैंने फ्री करा दिया, अब मैंने ज़िंदगी भर ठेका लिया जेल जाने का, मैं जाऊँगा इंडिया वाली जेल को टेस्ट करके आऊँगा। अफ्रीकन जेल में तो हम नहीं मर पाए, इंडियन जेल में हमें कॉकरोच मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे, हम देखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, क्लियर। आप समझिए। तो हम जो भी कुछ देख रहे हैं, जो भी कुछ सीख रहे हैं, वो हम अपने टर्म्स में उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन हम अगर ये सोचें कि दूसरा व्यक्ति जिसने अलग जगह स्ट्रगल किया है, फ्री कराया है, वो यहाँ आकर के कुछ कर सके, नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद okay on our own term, many of our leaders were inspired by the ideal of French Revolution, the practice of the parliamentary democracy in the Britain and the Bill of Rights in the US। मौलिक अधिकारों का जो बिल पास किया गया यूएस, बहुत से नेता पसंद कर रहे थे।
जिस तरह से रेवोल्यूशन परिवर्तन आया फ्रांस में, उसको पसंद कर रहे थे लोग, उससे सीख भी रहे थे। और जो लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक पार्लियामेंट बनाया गया है, एक संगठन बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है, वहाँ उसको कौन, जो कि कहाँ पे, ब्रिटेन में, वहाँ से भी सीख रहे थे। ऐसा नहीं कि वहाँ दुश्मन का देश है तो वहाँ कुछ अच्छा है तो वहाँ ना सीखें। जैसे मैंने आपको क्या बताया, आप किसी भी, कोई भी टीचर है आपका या किसी को आप आइडियल मानते हो, जो उसकी अच्छी आदत है उससे सीखो, ठीक है। मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि अगर मैं कहीं बाहर आपको दिख जाऊँ, मैं पान खा रहा हूँ, पुड़िया खा रहा हूँ, उसको थूक रहा हूँ, आसपास की चीज़ों को गंदा कर रहा हूँ, मूँगफली खाते हुए रोड पर फेंकते हुए चला जा रहा हूँ, तो उसको सीखने की ज़रूरत नहीं। और वहाँ पे आप हमको टोक भी सकते हैं, ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन आप एक बार टोक सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइडियल वर्शिप नहीं करना, आइडियल वर्शिप जो है ह्यूमन बीइंग की नहीं करना है कि हाँ उसको भगवान मान लिया हमने लोगों को। जैसे क्या बहुत से लोग हैं शाहरुख खान, सलमान खान से इंस्पायर हो गए, ठीक है, अब वो रईस पिक्चर में बंदूक लेके चल रहे हैं, दारू पीते हुए चल रहे हैं, तो वही लोग भी दारू पी के चलते कहते अरे नहीं अलग मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। तो भले ही वो दुश्मन है, देश है ब्रिटेन, लेकिन वहाँ से भी चीज़ें सीखी गई जो अच्छी हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो चीज़ें सीखो वो अच्छा सीखो, बुरा मत सीखो, ठीक है। आपके आसपास जो है लोग अगर गाली देते हैं तो आपको उनसे गाली नहीं सीखने की ज़रूरत है, वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उनसे वो चीज़ सीखो, अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब कोई गाली देने में एक्सपर्ट है तो वो फिर बकवास आदमी, फिर उसके पास जाने का नहीं, ठीक है, बुलाएगा लेकिन मगर जानेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रेवोल्यूशन और प्रैक्टिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन अ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो कुछ सोशल चेंजेस आए रशिया में, जो सामाजिक परिवर्तन आया रशिया में, उससे ये विचार करना आवश्यक जरूर हो गया था। जो सोशल इक्वालिटी नहीं है, समाज में लोग अलग अलग जाति धर्म में बांटे गए हैं, उसमें समानता नहीं है। और दूसरा जो आर्थिक रूप से समानता नहीं है, बराबरी नहीं है, उनको इक्वल करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, उनको भी इक्वलाइज करना, इक्वल करना, ठीक है। येट दे वेयर नॉट सिंपली imitating what other had done. At each step they were questioning whether these things suited our country and all the factors contributed to making our constitution. तो वो लोग ऐसे नहीं कि आंखें बंद किए, भैया हमको इस पे बात करना है चलो इस पे बात करते हैं, उस पे बात करना है चलो उस पे बात करते हैं, नहीं। वो बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोग, कितने सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, तो हर एक पहलू को देख रहे थे, हर एक जगह पे हर एक चीज़ को समझते थे, देखते थे, महसूस करते थे, तब जाकर उस पर कोई फैसला लिया जा रहा था। क्लियर, समझ में आया? फिर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हु देन वेयर मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान तो बन गया भाई, अगर तहरी बन गई है, आलू धो के पीले चावल बन चुके हैं, ठीक है, तो उसके खाएगा कौन? खाने वाला भी तो होना चाहिए, ठीक है। ये आलू धो के पीले चावल एक फेमस डायलॉग गुल्लक करके है, कोई वेब सीरीज़ है, अच्छा है, एक फैमिली वो है, जो हमें फैमिली लगता है वही हम आपको बताते हैं, उसको आप देख भी सकते हो, एंटरटेनिंग। और उसके प्रमोशन में हमें कोई देने वाले नहीं, हमको जानते तक नहीं होंगे, ठीक है। बट वो है कि वो आपके डेली लाइफ स्ट्रगल को बताता है, कैसे एक व्यक्ति, बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझता है, एग्जैक्टली होता कुछ नहीं, बस खाली वो ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है। बहुत है, अच्छा है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे बात करते हैं, अब आलू धो के पीले चावल बन चुके हैं, मीन्स तहरी बन चुकी है, तो खाएगा कौन? वैसे ही संविधान बन चुका है, तो उसे लागू कराएगा कौन? और यह लागू नहीं तो बना, और उसको आगे कभी संशोधन करना पड़ा तो वो कौन करेगा, ठीक है, ये भी देखना जरूरी है। तो देन वेयर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहाँ से आएंगे? यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे संविधान को बनाने में काम किए हैं, जिनको एक कमेटी बनी थी, संगठन बना था जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ पर जो ड्राफ्टिंग कलेक्टिव कमेटी थी, उसको बनाने काम भी कहाँ किसने किया था? रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया था, ठीक है। अलग अलग नुमाइंदे, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए,
रायबरी का जो वेलफेयर है, रायबरी में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करने का काम और उसमें सुधार करने का काम जिम्मेदारी किसकी है? सोनिया गांधी। अमेठी में जो कुछ हो रहा है, अमेठी में जो कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो कुछ सही हो रहा है, उसमें जो सुधार करना चाहिए, जरूरत है, उसकी पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? स्मृति ईरानी के पास है, ठीक है। और आगे बढ़ें तो अगर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, उस सब की अगर जवाबदेही किसी के पास है तो किसके पास है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी बाबा के पास है, ठीक है, यो हनी सिंह वाले बाबा जी, तो उनके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इंडिया में कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सीधी सी बात है, वो लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। ले ना ले, लेकिन जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर बनती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको मैंने ये क्यों एग्जांपल दिए, चलो ये सब फालतू का बता रहे हो, इसमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि आपको समझना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए रायबरी में किसी को एंट्रेंस देनी कि नहीं देनी, तो हम घर घर जाके पूछें, अनुभव आप चाहते हो अंदर आए, रायबरी के अंदर आए, उसको कोरोना हुआ था पिछले साल, नहीं अनुभव नहीं चाहते। यदि आपको गायत्री आपको चाहते हो आए, अनुष्का आप चाहते हो आए, इस तरह से अगर रायबरी भर में सर्वे किया जाएगा तो कितना दिन लगेगा? अगर पूरा फ्लेज में जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनको सबको इस्तेमाल किया गया कि जाके आप हर जगह लो, क्या कहते हैं, सर्वे लो, तो मुझे लगता है कम से कम अगर सही तरीके से लोगों ने इन्वॉल्व होकर के आंसर दे रहे हैं तभी भी 2 दिन लग जाएगा। हम कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसीलिए एक पॉपुलेशन बेस पर हम एक रिप्रेजेंटेटिव फिक्स करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स करते हैं, वहाँ से एक नुमाइंदा जाता है और वो वहाँ की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, समझ में आया? तो उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव ने किसका चयन किया था? उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव ने चयन किया था किसका? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, जिसके हेड बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इट फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। पहली मीटिंग हुई थी इसकी दिसंबर 1946 में। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था, मैंने अभी इतिहास रिसेंटली ही पढ़ाया है, आप समझ भी लो क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या हुआ। एक प्रपोजल आया ब्रिटिश की तरफ से, कहा गया कि आप 3 ग्रुप्स बना दिए जा रहे हैं, A, B, C, ठीक है। अब ए में कुछ स्टेट्स रहेंगे, बी में कोई स्टेट्स रहेंगे, सी में कोई स्टेट्स रहेंगे। अब आप चाहो तो एक साथ आके और एक देश बन सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पूरा स्टेक होल्डिंग रहेगा वो इंडिया के पास रहेगा, लेकिन जो प्रोविंसेस रहेंगे, ठीक है, इंडिया के मान लो जो पूरा एक देश बनेगा इंडिया रहेगा, तो इंडिया के पास क्या क्या रहेगा? इंडिया के पास रहेगा डिफेंस, ठीक है, फॉरेन अफेयर, इन सभी चीज़ों के रिलेटेड जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। और बाकी जितने भी मसले हैं वो देखने का काम प्रोविंसल अपने हिसाब से करेंगे, मीन्स की स्टेट्स अपने हिसाब से करेंगे, चाहे वो इकोनॉमी को डेवलप करना हो, स्वास्थ्य व्यवस्था, सब कुछ उन्हीं के पास रहेगा। ये प्रपोजल वहाँ से आया था, इंग्लैंड से आया था, इंडिया को आज़ाद करने के लिए। बट वहाँ पर मुस्लिम लीग ने उसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग एक सेपरेट नेशन चाहती थी जो कि था पाकिस्तान। और इसकी वजह से फिर दोबारा प्रपोजल आया, और क्या कहते हैं उसमें प्रपोजल में एक और चीज़ था, ये था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। इंटरिम गवर्नमेंट क्या करेगी? जब तक संविधान बन नहीं जा रहा है, जब तक इलेक्शंस नहीं हो जा रहे हैं, तब तक इंटरिम गवर्नमेंट काम करेगी। उसको जैसे संविधान बन के नई सरकार का चयन होता है, वैसे इंटरिम गवर्नमेंट भंग कर दी जाएगी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग पहले तो मना कर रही थी, फिर उसने कुछ भी सोचा हो या जानबूझ करके नौटंकी करने के लिए उसने हाँ कर दिया। इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट हुई, जब मीटिंग हुई इंटरिम गवर्नमेंट में, उसने इंटरिम गवर्नमेंट के जो भी फैसले हो रहे डिस्कशन हो रहे थे उसमें जाने से मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया। और वो इनकार इसीलिए किया गया क्योंकि वो शो करना चाहते थे कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, दिखाना चाहते थे। और उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उस समय पर कांग्रेस बहुमत में आ चुकी थी और 76 या 77 सीटें थी जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हो सकते थे। उसमें भी मुस्लिम लीग ने सिर्फ 73 सीटें जीत पाए थे और बाकी निर्दलीय जीते थे। तो जितनी सीटें अलॉट की गई थी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, उसमें भी वो मुस्लिम लीग ने जीत हासिल नहीं की। तो उनको अब डर हो गया कि अब ये है मेजॉरिटी में, फैसले हमारे सुने नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं हम अब साइडलाइन कर लिए जाएंगे, हम मेन फिगर के रूप में नहीं रहेंगे। और फिर वो नखरा हो गया, जैसे मौसा गुस्सा नहीं जाते हैं फिर
नौका अंगूछा लेके जाओ, फिर उनके पाँव में घर से गिरो, उसके बाद फिर चला नहीं मौसा चलबे करा, नहीं चलबे करा, तब हम चली। ठीक है, वैसे मोहम्मद अली जिन्ना गुस्सा के बैठ गए, नहीं अब हमको पार्टीशन ही चाहिए। अब उसके बाद फिर यहाँ पे दंगे फसाद शुरू हो गया भारत में। दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम को मारने लगा, मुस्लिम हिंदू को मारने लगा, क्योंकि मुस्लिम को दिखा दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने कि अगर ये बहुमत की सरकार आ गई तो ये सब सारे मुसलमानों को मार दिया जाएगा। अब ये सोचो, अगर ऐसा होता तो आज क्या एक मुस्लिम होते हैं आपको इंडिया में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किया गया। लेकिन तभी भी वो जहर बोने का काम किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और फिर इससे क्या हुआ कि दंगे फसाद हो गए, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया, नौजवानों को मारा गया, किसी को छोड़ा नहीं गया, बख्शा नहीं गया। ठीक है, रेप्ड किए गए, बहुत सारे रेप्स हुए उस समय के जो क्राइम रेट था एकदम हाई पे था। उस समय का तो आप डेटा भी नहीं एग्जिस्ट करता था तब, क्योंकि ना हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसी थी, ना हमारे पास पुलिस प्रशासन था, ना हमारे पास कोई डेटा बनाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये सब चीज़ें हम नंबर्स में, कोई फिगर्स में बता ही नहीं सकते क्या हुआ था। ठीक है, अमूमन कोई नंबर आपको किताबों में लिखा है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गाँव के दूर दराज इलाकों में आज भी नंबरिंग नहीं की जाती। ठीक, कोरोना से कितने लोग मरे हमको शहरों का तो पता है, लेकिन गाँव का नहीं पता। क्यों? क्योंकि गाँव में किसी सर्दी जुकाम आया, सुबह बुखार आया, अगले दिन निकल लिए। ठीक है, निकल लिए मतलब कहीं गए नहीं, निकल लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर निकल गए, वापस नहीं आने वाला, टिकट कटा था। ठीक है, वन साइडेड टिकट हो गया। तो अब उस तरह से हो रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है कि कोविड हो रहा है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए, क्लियर हुआ? तो पार्टीशन हो गया। यही दिक्कत था कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, उसने संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया था, प्रक्रिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसका विरोध कर दिया कि हम इस गवर्नमेंट के साथ नहीं रहेंगे, हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, दैट इज़ पाकिस्तान। ठीक है, तो फिर इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम रुक गया था। क्यों? क्योंकि उस तरफ दूसरी तरफ बवाल शुरू हो गया था इंटर गवर्नमेंट के ही बीच में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज डिवाइडेड इंटू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, इंडिया के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग। क्योंकि पाकिस्तान अगर सेपरेट, अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन से दिक्कत ना होती, उसको संविधान से दिक्कत ना होती, तो अलग देश क्यों बना रहा था? उसी देश में रहता। अलग देश बनाने से मतलब क्या है? वो अलग संविधान चाहता है, उसमें वो चाहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को उसकी नोट में फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, गांधी की क्यों हो? ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर फिर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर। जो जिसने भारतीय संविधान लिखा था उसमें 299 मेंबर थे। द असेंबली adopted the constitution on 26 November 1949 but it came to effect in 26 January 1950। असेंबली ने संविधान को पारित कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बनाने काम पूरी असेंबली ने नहीं किया था, बनाने काम जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्हीं ने किया था। फिर उसको बिल पारित किया गया कहाँ पे? लोकतांत्रिक अधिकार के तरीके से असेंबली में। उसके बाद वो लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। इस वजह से क्योंकि 26 जनवरी को हर साल हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसी कारण से उसको थोड़ा सा डेट बढ़ा दी गई। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 decades अगो? आज भी हम उस बनाए हुए संविधान को क्यों मानते हैं? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबाउ। मैंने उसमें एक कारण ऊपर ही बताया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ अपने मेंबर्स के ही व्यू नहीं है, इट एक्सप्रेस द ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम। उस समय पे जो दुविधाएं थी, दिक्कत थी, सब कुछ देखा गया है। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड have had to rewrite their constitution afresh because basic rules were not acceptable all the major social groups और the political parties। क्या है, कई सारे देशों ने अपने नए नए संविधान लिखे क्योंकि वहाँ के लोगों ने, एक बड़ी जनसंख्या ने उसको मानने से इनकार कर दिया। नो वन एक्चुअली फॉलो इट, कोई भी मानता नहीं है। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। हमारे संविधान का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग है। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, लगभग 50 साल पहले, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लार्ज सोशल ग्रुप्स ऑफ और पॉलिटिकल पार्टीज हैव इवन क्वेश्चन द legitimacy of the constitution itself, usual achievement of or any constitution। ठीक है, कई सारे संवैधानिक बदलाव किए गए, लेकिन उससे किसी को भी दिक्कत नहीं। अब एग्जांपल ले लीजिए, एक समय था आपको संविधान था
मैं बता दूंगा तो आप कहोगे अरे सर ऐसा हो तो मुझे मज़ा आ जाए क्या। इस समय संविधान में एक ऐसा भी बिल था कि जिसके पास जितनी ज़मीन का कब्जा होगा वो उसकी ज़मीन। कहोगे सर ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, इस तरह से तो फिर हम जा करके अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको भगा दें और सारा कब्जा करके हमारा ही हो जाएगा। ठीक है, ये संविधान में पहले था। ठीक है, अब ये इसलिए किया गया था क्योंकि उसके पहले तक हम लोग कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं बनाते। ठीक है, कि हाँ भाई ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा वो है, कोई लिखा पढ़ा कोई दस्तावेज़ नहीं थे भारत सरकार के पास, तो इसलिए उसको रखा गया। फिर उसके बाद जब दस्तावेज बन गए फिर संविधान को हटा दिया गया और उसके बाद अब सबके रिटन पेपर्स मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं आप में किसी के अनुष्का, गायत्री, युवराज, अनुभव, किसी के भी घर के पिता का या किसी का भी नाम मैं जान जाऊँ, मैं पता कर सकता हूँ कितनी ज़मीन आपके नाम पे है। बस मुझे इतना जानने की ज़रूरत है किस जगह पे ज़मीन है, कितनी ज़मीन है वो मैं फाइंड आउट कर लूँगा। भूल एक करके आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बस खाली जगह का नाम और उनके जिनके नाम पे संपत्ति उनका नाम पता चले, बस पता चल जाएगा हाँ वहाँ ज़मीन कितनी एग्जैक्टली ऑन सब रिकॉर्ड ऑनलाइन पड़ा हुआ है। अब इतना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं थे। डेट्स वाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक था, जितना जिसने कब्जा किया हुआ हो उतना उसकी ज़मीन। हमें जब ये पढ़ाया जा रहा था, हमारे क्लास 9th में पढ़ाया जा रहा था, तो हमने मुझसे पूछा था, हमने कहा मैम फिर रेयान स्कूल में हमारा कब्जा हो रहा है कल से तो कहे ठीक है कर लीजिए बट आप अभी जेल जा सकते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि नहीं ये पहले था अब चेंज हो चुका है, इस उसमें मत रहो कि हाँ रेयान स्कूल पे तुम कब्जा कर रहे हो। द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा कारण है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को मानने का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो नुमाइंदे हैं वो भारत के ही हैं, अलग अलग दगाओं के हैं। देयर वॉज नो एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। उस समय पे कोई वोटिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, क्योंकि उस समय पे हमारा, मैं बता रहा हूँ ना, जब अंग्रेज गए थे यहाँ पे क्या छोड़ के गए थे, यहाँ पे छोड़ गए थे फैक्ट्रियाँ। ठीक है, जिनमें मशीन के नाम पे धूल थी। ठीक है, और लेबर्स के नाम पर कंकड़ पत्थर थे, इससे अलावा कुछ नहीं था, एकदम वाइट वॉश। भले ही आज हमारे प्रधानमंत्री कहते 70 ईयर्स में कुछ नहीं हुआ, बट आपको मैं बता दे रहा हूँ जिस समय इंडिपेंडेंस हुआ था उस समय पर आर्थिक गतिविधियाँ करने के लिए एक सुई तक नहीं थी। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है बहुत ख़राब हुआ है, लेकिन अगर वो कहे डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उस पर बिलीव करना पॉसिबल नहीं। चलिए, इट वॉज ठीक, कहाँ गया, next. Okay, so the Constituent Assembly could not accept being chosen directly by all the people. It was elected mainly by the members of the existing provisional legislature we mentioned above. This ensured fair geographical share for all the regions of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party led in freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political group and opinion. The assembly had many members who did not agree with the Congress in the social terms, and assembly representatives members of different language, caste groups, classes, religion and occupation. Even if the Constituent Assembly was elected by the universal adult franchise, its composition would have been very different. क्या है कि उस समय पर इलेक्शंस नहीं हुए थे, मैंने बताया उस समय पर हमारे पास कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं थे कैसे इलेक्शन कराते हैं। इस वजह से जो है अलग अलग प्रोविंसेस ने अपने नुमाइंदे भेजे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय बहुमत में थी, क्यों थी, क्योंकि उसने स्ट्रगल किया था, इसकी वजह से थी। और उसके बावजूद भी उसने अलग अलग जनजातियों के, अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग धर्मों के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया। वो इसी वजह से दिया क्योंकि वो चाहते थे कि किसी इस प्रकार की नाइंसाफ़ी ना हो सके, किसी प्रकार की नाइंसाफ़ी ना की जा सके उन लोगों के साथ जो कि डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं। क्लियर? Yes. Finally, the manner in which the Constituent Assembly work gives sanctity to the Constitution. The Constitutional Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. First, some basic principles were depicted and agreed upon.
Then drafting committee Dr. B.R. Ambedkar drafted a round of through discussion through the place of the draft commission clause by clause. More than 2,000 amendments were made, were considered. The members of the deliberates 114 days to spread over the 3 years. Every document represented and every word spoken in the Constitution had been recorded and preserved that called the Constituent Assembly debate when the print okay. ठीक है, लगभग 3 साल लगे। 3 साल बहुत कम समय नहीं होता। कितने सारे संशोधन किए गए, अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन सब की जो भी वो रिकमेंड कर रहे थे, ठीक है, निर्देश दे रहे थे, उन सबको कंसीडर करते हुए बहुत सारे संशोधन किए गए, बहुत कुछ काम किया गया। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं हमारा संविधान बन के हमारे सामने आ पाया है। लगभग 12 किताबें, मोटी मोटी किताबें, जिसमें एक एक वर्ड नोट किया गया, जो डिस्कशन में क्या हुआ, इसने क्या बोला, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। वो दिखाने के लिए हमारी मेंटालिटी क्या थी, किस बेसिस, किस एस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे, किस एस्पेक्ट में हम चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर? यस सर। गाइडलाइंस वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी लोगों को आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ अपना अपना पर्दा हटा दें तो हंगामा हो जाए। युवराज, तो वीडियो में आपको देखिए अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक भेज दूंगा, और बाकी जो भी आपको डाउट रहा करे प्लीज़ बिना झिझक के वेट मत किया करो संडे को। संडे को इस वजह से डाउट मैंने नहीं रखा था, रीज़न ये था कि सैटरडे क्लास मिस हो गई थी। हम चाहते थे कि वो क्लास भी कंप्लीट हो, क्योंकि आपको जो डेली पीरियड्स चलते हैं कि हाँ भाई 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इस सब्जेक्ट के लिए है, वो कंटिन्यूड रहे, वो ब्रेक ना हो। डेट्स तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिए, और अगर कोई डाउट रहा करे तो आप पूछने में हिचकिचाइए बिल्कुल नहीं। आप अपने ननिहाल, अपने रिश्तेदार के यहाँ नहीं आए हैं, आप उनसे पढ़ने आते हैं। क्लियर? शर्माइए बिल्कुल नहीं। हम आपको खाना नहीं खिला रहे हैं कि 2 रोटी आपको पूछ लेते, नहीं 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 नहीं, पता चले कि हम ज़्यादा आप खाइए तो मोटे हो जाओगे, नहीं, वो टेंशन ना लो, ठीक है? हम ये बहुत पतले हैं, ऐसा लगता है। गुड बाय।